हेलो एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस नए यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सुप्रिया के साथ, जिसमें मैं कल से ही यूट्यूब पे ऑडिट की एक नई सीरीज स्टार्ट की हूँ, जिसमें मैं सबसे पहला चैप्टर जो ऑडिट का मैं आपको बताई थी कि मैं पूरा कंसेप्ट इस पे डालूंगी ऑडिटिंग का, जिसमें मैं फर्स्ट चैप्टर से कल स्टार्ट की हुई थी नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द ऑडिटिंग। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इस चैप्टर में अप्रॉक्सीमेट 20 कंसेप्ट होंगे, जिसमें मैं 2 कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ कल। पहला कंसेप्ट मैं ये डिस्कस की थी कि मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ द ऑडिटिंग क्या होता है, ऑडिट की मीनिंग एंड डिफिनीशन क्या है। और दूसरा मैं ये डिस्कस की थी कि एज ए ऑडिटर आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें मैं 6 पॉइंट पे डिस्कस की थी। आज मैं और इस पे 4 कंसेप्ट या 5 कंसेप्ट और मैं पढ़ूंगी इस चैप्टर का, जिसमें सबसे पहले तो ये पढ़ूंगी कि ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट क्या होता है, ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है, अरे उद्देश्य क्या है ऑडिटिंग का। तीसरा मैं ये पढ़ूंगी कि स्कोप ऑफ ऑडिट क्या है, ऑडिट का स्कोप क्या है। स्कोप इन द सेंस कि दायरा, हर चीज़ का दायरा होता है, इंसान का भी दायरा होता है कि एक दायरे के अंदर आपको काम करना है। उसी तरह से ऑडिटिंग के लिए भी एक दायरा सेट किया गया हुआ है कि इसी दायरे में रहते हुए ऑडिटिंग करना है, तो स्कोप ऑफ ऑडिट में पढ़ूंगी। साथ ही आज आपको इस कंसेप्ट में भी बात करूंगी कि एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑडिट क्या है। एस्पेक्ट्स इन द सेंस पहलू, ऑडिटिंग में कौन कौन से एस्पेक्ट को कवर किया गया है, इस पर बात करेंगे। और अगर टाइम बचता है तो मैं टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग पे ही आज ही बात कर लूँगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं एक बार क्विक रिवीजन कर देती हूँ जो कंसेप्ट मैं कल पढ़ी थी। पहला कंसेप्ट मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ द ऑडिटिंग। तो ऑडिट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन of any entity whether profit oriented or not and irrespective of its size and legal form when such examination is conducted with the view to expressing an opinion thereon। ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड है या नहीं है, इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज एंड लीगल फॉर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक क्यों किया जाता है, तो एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन देयर ऑन, इस फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे ओपिनियन देने के लिए किया जाता है। दूसरा मैं जो वो की थी वो ये कंसेप्ट था कि एज ऑडिटर को आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले जब आप ऑडिट करने जाए तो ये देखें कि द अकाउंट्स हैव बीन ड्रॉन अप विद द रेफरेंस टू एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। क्या जो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना गया हुआ है वो बुक्स ऑफ अकाउंट में जो एंट्रीज की गई है उसके रेफरेंस पे ही बना गया है या नहीं। दूसरा बात अब ये देखें कि द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट आर एडुकेटली सपोर्टेड बाय सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस। इन द सेंस कि आपका जो बुक्स ऑफ अकाउंट बना हुआ है क्या वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस के साथ अटैच है या नहीं, यानी कि जो एंट्रीज की गई है उसके लिए सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है कि नहीं। कल मैं आपको लिए एग्जांपल दी थी कि इनवॉइस जैसे जिसका एंट्रीज की गई है उसका इनवॉइस है कि नहीं। तीसरा इस बात का ध्यान देखिए कि नन ऑफ द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट हैज बीन ओमिटेड इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीटेशन एंड नथिंग विच इज नॉट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट हैज फाउंड प्लेस इन द स्टेटमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सबसे पहले तो आपकी जो कोई भी ऐसी बुक्स ऑफ अकाउंट में है उसमें से कोई ऐसा ट्रांजेक्शन तो नहीं है जिसको ओमिटेड ही कर दिया गया हुआ है, यानी कि उसमें डाला ही नहीं गया हुआ है। साथ ही कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई ऐसा एंट्रीज तो नहीं है जो बुक्स ऑफ अकाउंट में ही नहीं है। और फोर्थ पॉइंट में ये देखिए कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो इन्फॉर्मेशन आपको कन्वे कर रही है कि द इन्फॉर्मेशन कन्वे बाई द स्टेटमेंट इज ए क्लियर एंड अनएम्बिजियस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो इन्फॉर्मेशन है वो क्लियर होना चाहिए, अनएम्बिजियस होना चाहिए। और पांचवा ये कि द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंट्स आर प्रॉपर्ली क्लासिफाइड, डिस्क्राइब्ड एंड डिस्क्लोज्ड इन द कन्फर्मिंग विथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। यानी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो का जो अमाउंट है वो प्रॉपर्ली क्लासिफाइड होना चाहिए, डिस्क्लोज होना चाहिए, डिस्क्राइब्ड होना चाहिए एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और सिक्स पॉइंट आप ये ध्यान रखिए कि द स्टेटमेंट ऑफ द अकाउंट प्रेजेंट ए ट्रू एंड फेयर पिक्चर्स ऑफ द ऑपरेशन, रिजल्ट एंड ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज। यानी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो ऑपरेशन का रिजल्ट है, रिजल्ट इन द सेंस क्या भाई प्रॉफिट आएगा या तो लॉस आएगा, तो वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर प्रेजेंट करना चाहिए। और जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज है वो भी ट्रू एंड फेयर पिक्चर प्रेजेंट करना चाहिए। तो बस इतना ही कंसेप्ट था, 2 कंसेप्ट में, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटिंग में, और एज ए ऑडिटर आपको किन पहलू का ध्यान रखना चाहिए। और ये क्वेश्चन हमारे स्टडी मटेरियल के सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया होगा कि ऑडिट का मीनिंग एंड डिफिनीशन बताएं और एज ए ऑडिटर आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखेंगे ये बताया। तो पहला 2 कंसेप्ट हमारा ये क्लियर हो गया। अब मैं आज का स्टडी स्टार्ट करती हूँ कि ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट क्या होता है। अरे भाई ऑडिट का उद्देश्य क्या होता है। तो ऑडिट का जो उद्देश्य होता है एज पर द स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर इन कंडक्टिंग एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर आर, क्या है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। पहला, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। यस, रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना, क्योंकि हम ऑडिटिंग में एब्सोल्यूट एश्योरेंस कभी नहीं दे सकते।
क्योंकि ऑडिट की आगे मैं बताऊंगी, पढ़ूंगी कि इनहेरेंट लिमिटेशन होता है। इसी चैप्टर में आगे दिया है कि ऑडिट का कुछ इनहेरेंट लिमिटेशन होता है जिसकी वजह से कभी भी 100% यानी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकते। तो पहला ऑब्जेक्टिव है कि आप रीजनेबल एश्योरेंस दें। दूसरा ऑडिट का ऑब्जेक्टिव यह है कि टू इंश्योर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका जो है वो होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट से फ्री है कि नहीं है। मटेरियल इन द सेंस कोई ऐसा मिस स्टेटमेंट जो कि आपका शेयर होल्डर्स या अदर पार्टी जो मैनेजमेंट से रिलेटेड नहीं है उसको डिसीजन को बदल सकता है, वैसा मिस स्टेटमेंट मटेरियल मिस स्टेटमेंट तो नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उससे फ्री तो है ना। तीसरा बात इस बात का ध्यान रखें कि द रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आप सबसे पहले तीसरा ऑब्जेक्टिव आपका ये है कि आप रिपोर्ट दें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रिपोर्ट दें और टू कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय द स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग, और कम्युनिकेट करें। चौथा पॉइंट ये कि कम्युनिकेट द रिक्वायर्ड बाय द स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग के हिसाब से कम्युनिकेट करें। चार पॉइंट उद्देश्य। यस, पहला ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, दूसरा इंश्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, यस, एंड तीसरा रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड चौथा टू कम्युनिकेट एज ए रिक्वायर्ड बाय द स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग। यही हमारा ऑडिट का ऑब्जेक्टिव है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर एग्जाम में आता है तो आप ऑडिट के ऑब्जेक्टिव में इतना आराम से लिख सकते हैं। एंड अब मैं तीसरे पॉइंट पे बढ़ती हूँ। तीसरा पॉइंट हमारा ये है कंसेप्ट, पॉइंट नहीं कंसेप्ट। स्कोप ऑफ ऑडिट क्या है, ऑडिट का स्कोप क्या है। यस, दायरा क्या है भाई, देख लेते हैं ऑडिट का क्या दायरा है। तो दी फ्लोइंग पॉइंट्स मेरिट कंसिडरेशन इज रिगार्ड टू स्कोप ऑफ ऑडिटिंग। पहला, टू फॉर्म एन ओपिनियन द ऑडिटर शुड बी सेटिस्फाइड दैट द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज रिलायबल एंड सफिशिएंट एज द बेसिस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे पहले टू फॉर्म एन ओपिनियन, ऐसा ओपिनियन फॉर्म करना है कि ऑडिटर सेटिस्फाइड होना चाहिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से कि वो रिलायबल एंड सफिशिएंट है जिसके बेसिस पे प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट किया गया है। यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर का ओपिनियन होना चाहिए सबसे पहले कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिस इन्फॉर्मेशन के बेस पे बनाया गया है वो रिलायबल एंड सफिशिएंट होना चाहिए। दूसरा, टू ऑल एस्पेक्ट ऑफ द इंटरप्राइजेज टू बी कवर्ड इन ऑडिट। इंटरप्राइजेज यानी कि आपकी एंटिटी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो भी एस्पेक्ट्स है वो सारे ऑडिट में कवर होना चाहिए। ये भी ऑडिट का स्कोप में आता है, दूसरे स्कोप में। तीसरा स्कोप ये हो गया ऑडिट का सी पॉइंट में कि इन फॉर्मिंग हिज ओपिनियन द ऑडिटर शुड ऑल्सो डिसाइड वेदर द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन इज प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। इन फॉर्मिंग हिज ओपिनियन द ऑडिटर शुड ऑल्सो डिसाइड वेदर द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन इज प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर को ध्यान रखना पड़ेगा एज ए ऑडिटिंग, आपको ओपिनियन में भी ये भी दीजिए कि जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन थे वो सारे प्रॉपरली डिस्क्लोज किए गए थे कि नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। और चौथा डी पॉइंट में, द ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म ड्यूटीज विच फॉल आउटसाइड द स्कोप ऑफ द हिज कॉम्पिटेंस। साथ ही सर एज ए ऑडिटर आप वैसे ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए भी लायबल नहीं है जो आपके स्कोप से आउटसाइड द स्कोप ऑफ द कॉम्पिटेंस, जो आपके स्कोप से ही बाहर है, तो वैसे ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए भी आपको कोई लेवल नहीं कर सकता है। आप एज ए ऑडिटर आप कहीं ऑडिट करने गए और आपको बोलता है सर ऐसा कीजिए ना, अकाउंटिंग भी आप ही बना दीजिए ना, बुक्स ऑफ अकाउंट भी आप ही बना दीजिए ना, तो ऐसा नहीं चलता। आपका जो ऑडिट का स्कोप है आप वही कर सकते हैं, उससे बाहर की चीज़ नहीं कर सकते हैं। आगे जो पढ़ेंगे तो 144 करके एक सेक्शन भी आता है जिसमें कुछ ऐसे सर्विस है जिसको रिस्ट्रिक्शन भी किया गया है कि ऑडिट एज ए ऑडिटर आपको ये सारे सर्विसेज को नहीं करना है। तो जो आपका ऑडिट का स्कोप है उसी के अंदर आप इस काम को कर सकते हैं, उससे बाहर के स्कोप से करने के लिए भी आप लायबल नहीं है। तो फोर्थ पॉइंट ये था। और फिफ्थ पॉइंट ये था कि कंसंट्रेट ऑन द स्कोप ऑफ द ऑडिट दैट इम्पेयर द ऑडिटर एबिलिटी टू एक्सप्रेस एन अनक्वालिफाइड ओपिनियन शुड बी सेट आउट इन द रिपोर्ट। अपनी रिपोर्ट में वो अनक्वालिफाइड ओपिनियन जो है उस पर वो ओपिनियन प्रोवाइड करे। ये इसके स्कोप के ऑडिट स्कोप ऑफ ऑडिट हो गया। टोटल 5 पॉइंट। टू फॉर्म एन ओपिनियन द ऑडिटर शुड बी सेटिस्फाइड दैट द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज रिलायबल। पहला यह था कि अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी इन्फॉर्मेशन दिया गया रिलायबल एंड सफिशिएंट है कि नहीं। दूसरा ये था कि ऑर्गेनाइजेशन का जो भी इंटरप्राइजेज का एस्पेक्ट्स है वो सारे ऑडिट में कवर होना चाहिए। साथ ही तीसरे पॉइंट में ये था कि फॉर्मिंग एन ओपिनियन द ऑडिटर ऑल्सो डिसाइड वेदर द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, जो भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है प्रॉपर्ली फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज किया गया है कि नहीं। चौथे पॉइंट में ये था कि आपको जो स्कोप है उससे आउटसाइड किया करने के लिए आप लायबल नहीं है। पाँचवें पॉइंट में ये था कि आपको एक ऑडिटर का एज ए ऑडिटर आपको ओपिनियन देना है, अनक्वालिफाइड ओपिनियन शुड बी सेट एज रिपोर्ट में आपको जो भी ओपिनियन हो ओपिनियन प्रोवाइड करना है। तो देखिए मैं 2 कंसेप्ट आज कवर हो गया। अब मैं फिर चौथे कंसेप्ट के बारे की तरफ बढ़ना चाह रही हूँ
जिसमें यह है कि एस्पेक्ट्स टू कवर्ड इन ऑडिटिंग। बाय ऑडिटिंग में एस्पेक्ट्स को हिंदी में पहलू कहते हैं। जी हाँ, तो एस्पेक्ट्स ऑडिटिंग में कौन कौन से पहलू, कौन कौन से एस्पेक्ट्स कवर हैं। तो अब हम एस्पेक्ट्स देख लें। तो ऑडिटिंग में टोटल 7 एस्पेक्ट्स पॉइंट वाइज मैं नोट की हूँ, याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ध्यान से पॉइंट याद कर लीजिएगा कि इसमें कितने पॉइंट है, 7, और 7 पॉइंट को ध्यान रखिएगा। एस्पेक्ट्स अगर पूछे तो इन्हीं 7 पॉइंटों को लिखिएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो पहला एस्पेक्ट्स, ऑडिट का एस्पेक्ट पहला, एन एग्जामिनेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल। जो पहला एस्पेक्ट्स है वो ये है कि फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंटिंग सिस्टम का और साथ ही इंटरनल कंट्रोल जो है उसका एग्जामिनेशन करना। तो एन एग्जामिनेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल, ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंटिंग सिस्टम का और इंटरनल कंट्रोल का एग्जामिनेशन करें। दूसरा, वेरिफिकेशन ऑफ द अथॉरिटी एंड वैलिडिटी ऑफ ट्रांजेक्शन। यस, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांजेक्शन किया गया हुआ है और तो उसका वेरिफिकेशन और वैलिडिटी को चेक करें। फॉर एग्जांपल कि अगर जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो ट्रांजेक्शन की अथॉरिटी है कि नहीं, जो ट्रांजेक्शन किया है उसको इस चीज़ की अथॉरिटी है या नहीं, और अगर अथॉरिटी है तो जो ट्रांजेक्शन है वो वैलिड है कि नहीं, तो उसकी वैलिडिटी को चेक करें। मतलब ऐसे लोग जिसको मान लीजिए किसी को परचेज करना है कोई चीज़ और परचेज की अथॉरिटी ही नहीं थी उस ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो तो फिर ऑथराइज नहीं है उस चीज़ के लिए, तो फिर इस चीज़ को चेक करें। तो वेरिफिकेशन ऑफ द अथॉरिटी एंड वैलिडिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन। तीसरा, कंपेरिजन ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द अंडरलाइंग रिकॉर्ड। कंपेरिजन करें आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द अंडरलाइंग रिकॉर्ड से। चौथा, वेरिफिकेशन ऑफ द टाइटल, एग्जिस्टेंस एंड वैल्यू ऑफ द एग्जिस्टेंस एसेट्स। एसेट्स के टाइटल की वेरिफिकेशन करें, इसका मतलब यह है कि एसेट्स की टाइटल को वेरिफिकेशन करें और साथ ही एसेट्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं इसका भी वेरिफिकेशन करें। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी ऐसा एसेट्स है तो सबसे पहले तो ये चेक करो कि ये जो एसेट्स हैं वो एसेट्स का जो टाइटल है वो कंपनी के नाम से है या नहीं है, या बस ऐसे ही एसेट्स किसी का भी उठा के ले आया हुआ है, टाइटल है ही नहीं। और अगर टाइटल है तो जाके एक बार फिर से चेक करो कि फिजिकल है कि नहीं एसेट्स, यानी कि टाइटल ही सिर्फ है या मशीन ही नहीं है, पता चले मशीनरी ही नहीं है, सिर्फ टाइटल है। तो वेरिफिकेशन ऑफ द टाइटल, एग्जिस्टेंस एंड वैल्यू ऑफ द एग्जिस्टेंस। वैल्यू मतलब कि ये भी देखो कि जितने का ये मशीनरी है उतना ही का ये मशीनरी, जितना वैल्यू का दिखाया जा रहा है क्या उतना ही वैल्यू का ये मशीनरी है, या उससे कम पे भी दिखाया जा सकता है, उससे अधिक पे भी दिखाया जाता है। तो वेरिफिकेशन ऑफ द टाइटल, एग्जिस्टेंस एंड वैल्यू ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द एसेट्स। पांचवा एस्पेक्ट ये देखिए कि वेरिफिकेशन ऑफ द लायबिलिटीज का भी वेरिफिकेशन कर लेना भाई। चेकिंग द रिजल्ट शोन बाय द प्रॉफिट एंड लॉस। अब जो रिजल्ट आया प्रॉफिट एंड लॉस जो हमारा है उसका जो रिजल्ट आया उसका चेक करो। रिजल्ट इन द सेंस या तो प्रॉफिट आया होगा या तो लॉस आया होगा, तो क्या जो प्रॉफिट एंड लॉस आया यही प्रॉफिट एंड लॉस होगा या नहीं होगा, तो चेक करें कि चेकिंग द रिजल्ट शोन बाय द प्रॉफिट एंड लॉस। और लास्ट 7वां एस्पेक्ट्स में यह आता है कि रिपोर्टिंग ऑन द एप्रोप्रिएट पर्सन बॉडी। एप्रोप्रिएट पर्सन बॉडी को बाद में रिपोर्ट करें। तो एक बार फिर से क्लिक कर ले 7 पॉइंट। पहला एस्पेक्ट्स, एन एग्जामिनेशन ऑफ द सिस्टम, एन एग्जामिनेशन ऑफ द अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल। ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल का एग्जामिनेशन करें। दूसरा, वेरिफिकेशन ऑफ द अथॉरिटी एंड वैलिडिटी ऑफ ट्रांजैक्शन की वेरिफिकेशन की अथॉरिटी और उसकी वैलिडिटी को चेक करें। तीसरा, कंपेरिजन ऑफ द आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द अंडरलाइंग रिकॉर्ड। कंपेरिजन करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आइटम को अंडरलाइंग रिकॉर्ड के साथ। चौथा, द वेरिफिकेशन ऑफ द टाइटल, एग्जिस्टेंस एंड वैल्यू ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ एसेट्स। एसेट्स के टाइटल का वेरिफिकेशन करें, साथ साथ उसकी एग्जिस्टेंस का वेरिफिकेशन करें और उसके वैल्यू का भी वेरिफिकेशन करें। पांचवा, वेरिफिकेशन ऑफ द लायबिलिटीज, जैसे ऑर्गेनाइजेशन के लायबिलिटीज का वेरिफिकेशन करें। पांचवा, चेकिंग द रिजल्ट शोन बाय द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड सातवां, रिपोर्ट टू द अप्रोप्रिएट पर्सन एंड बॉडी। अप्रोप्रिएट पर्सन और बॉडी को रिपोर्ट करें। और आज के लिए मैं लास्ट कंसेप्ट डिस्कस कर लेती हूँ कि टाइप्स ऑफ द ऑडिटिंग क्या होता है। तो ऑडिटिंग की 2 टाइप्स होती है, ऑडिट रिक्वायर्ड अंडर लॉ और दूसरा इन दी वॉलेंट्री कैटेगरी ऑडिट। एक तो लॉ के द्वारा ही कंपल्सरी है कि आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा, दूसरा ये हुआ है कि इन द वॉलेंट्री कैटेगरी, मतलब आप अपनी इच्छा से करवा भी सकते हैं नहीं भी करवा सकते हैं। तो ऑडिट की 2 कैटेगरी, पहला वॉलेंट्री, पहला जो ऑडिट रिक्वायर्ड अंडर लॉ है उसमें ये होता है कि लॉ दी ऑर्गेनाइजेशन विच रिक्वायर्ड ऑडिट अंडर लॉ आर द फ्लोइंग। एग्जाम्पल, कंपनी और कंपनीज governed by the Companies Act, बैंकिंग कंपनीज, अदर स्टेटरी बॉडी रिक्वायर्ड बाय द देयर रेगुलेटरी। यानी इस तरह से कह सकते हैं कि कंपनी की जो ऑडिट हो गया, टैक्स ऑडिट हो गया, स्टेटरी ऑडिट हो गया, ये सारे बैंकिंग का ऑडिट हो गया, बैंक ऑडिट हो गया, ये सारे जो है कंपल्सरी है, ऑडिट रिक्वायर्ड अंडर लॉ है। तो एक टाइप सी हो गया। और दूसरा वॉलेंट्री और ऑडिट,
इन दी वॉलेंट्री कैटेगरी ऑफ ऑडिट, वॉलेंट्री कैटेगरी ऑफ ऑडिट में आपका आ जाता है कि प्रोप्राइटरीशिप का अगर एंटिटी है, प्रोप्राइटरी एंटिटी है, पार्टनरशिप फॉर्म है, हिंदू एंड डिवाइडेड फैमिली है, इसकी अगर आप ऑडिट करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, कोई ऐसा कंपल्सरी नहीं है। तो इन दी वॉलेंट्री कैटेगरी ऑफ द ऑडिट हो गया। आज के लिए बस इतना ही। कल हम आप लोग को फिर पढ़ाएंगे एडवांटेज ऑफ ऑडिट के बारे में, इनहेरेंट लिमिटेशन क्या होती है ऑडिट की, ये सारे कंसेप्ट पे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। एंड एक बार फिर से जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड लाइक कर ले, क्योंकि जब मैं कल फिर से नए नए कंसेप्ट वगैरह डालूंगी तो आपके पास ये पहुंच जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।